ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले क्या है कि यहाँ पे एक वर्ड आता है रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन का मीनिंग क्या होता है? सबसे पहले तो लोअर क्लासेस में हम ऑलरेडी पढ़े रहते हैं, या फिर हमारी एनसीईआरटी बुक में भी इधर भी लिखता है कि रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस इज अनदर ऑर्गेनिजम्स और ऑफस्प्रिंग सिमिलर टू इटसेल्फ। मतलब कि रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे कि जो पेरेंट होते हैं वो अपने ही जैसे ही ऑफस्प्रिंग्स को, यानी कि संतान को उत्पन्न करते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस को हम लोग रिप्रोडक्शन बोलते हैं। और इसी से कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीसीज होता है जनरेशन आफ्टर जनरेशन। यानी आज के प्रेजेंट टाइम में भी हम जो स्पीशीज अपने तरह ही देख रहे हैं वो रिप्रोडक्शन प्रोसेस की ही हेल्प की वजह से हम देख पाते हैं। इसी की वजह से वो आज भी अवेलेबल है। ठीक है, तो लोअर क्लासेस में हम ऑलरेडी पढ़े हुए हैं कि रिप्रोडक्शन दो टाइप के होते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शंस क्या होते हैं? जनरली कि जो प्रिमिटिव टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स में होते हैं, मतलब लोअर ऑर्गेनिजम्स में होते हैं, प्रिमिटिव मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन है जिसमें कि सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व रहता है और उसमें जनरली है कि एक ही पेरेंट कैपेबल रहता है न्यू ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करने में। और जेनेटिकली सिमिलर टाइप्स ऑफ कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं। जैसे मान लो पेरेंट बॉडी में है, वैसा ही ऑफस्प्रिंग्स में भी सिमिलर टाइप्स ऑफ कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं। वहीं बात करें अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, तो उसमें क्या है कि दो टाइप के पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, तो दो गैमेट्स इन्वॉल्व होते हैं, दोनों के फ्यूजन से ऑफस्प्रिंग्स बनता है। इसमें दो, इसलिए उस ऑफस्प्रिंग्स में दोनों के ही कैरेक्टर्स उसमें इन्वॉल्व रहते हैं, मतलब देखने को मिलते हैं। उसके बाद वो ज़्यादा एडवांस रहता है, इसलिए नेचर भी उसको सपोर्ट करता है। और भी आगे चैप्टर्स में बात करेंगे कि उसका क्या क्या बेनिफिट्स हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मोर बेनिफिट्स होता है क्योंकि वो ज़्यादा एडवांटेज दिलाता है न्यू ऑफस्प्रिंग्स को। उसके बाद जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो नॉर्मली लोअर ऑर्गेनिजम्स में होते हैं, तो उसके वेरियस मेथड्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिए हुए हैं, जैसे कि फ्रैगमेंटेशन हो गया, बाइनरी फ्यूजन हो गया, बर्डिंग हो गया, रीजनरेशन हो गया। तो दीज आर द ऑल मेथड्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसके रिस्पेक्ट में अगर फिर देखेंगे असेक्सुअल मतलब बोल दिए, फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का हुआ तो उसमें वेरियस मेथड्स भी हैं। अगर एग्जांपल्स का बात किया जाए तो जनरली तुम्हारा असेक्सुअल एमोइबा में होता है, बैक्टीरिया में होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ह्यूमन बींग्स हो गया, अदर एनिमल्स हो गया, जो कि मैमल्स में कैरेक्टर्स में आते हैं। ठीक है, अब और भी कुछ बेसिक्स बातें हैं जो कि जान लेंगे तो इस चैप्टर्स को पढ़ने में और भी इजी पड़ेगा। लाइक इस चैप्टर में ऑलरेडी मेंशन है वर्ड विविपेरस क्या होता है, ओविपेरस एनिमल्स कौन से होते हैं। तो विविपेरस क्या होते हैं? जिसमें कि जो ये एनिमल्स है वो बर्थ नहीं करता, मतलब क्या बोलेंगे, वो फर्टिलाइज्ड एग को प्रोड्यूस करता है, मतलब बाहर निकालता है और फिर फर्टिलाइजेशन होता है। यानी इसमें फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द फीमेल बॉडी होता है और विविपेरस एनिमल्स में फर्टिलाइजेशन इनसाइड द फीमेल बॉडी होता है। इसलिए चांसेस ऑफ सर्वाइवल विविपेरस में ज़्यादा होते हैं क्योंकि उन्हें ज़्यादा नरिशमेंट मिलती है, केयर मिलती है। ओविपेरस एनिमल्स में ऐसा नहीं हो पाता है, वो कितना भी कर ले तो वहाँ चांसेस ऑफ सर्वाइवल कम ही होते हैं। हालांकि वो लार्ज नंबर्स में फर्टिलाइज एग प्रोड्यूस करते हैं ताकि चांसेस ऑफ सर्वाइवल बढ़े, एक टेक्निक है उन लोग का, लेकिन फिर भी वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जितना उतना एडवांटेज नहीं हो पाता है उन लोग के लिए। फिर है और एनसीईआरटी में क्या हुआ है कि बोला है कि एक पर्टिकुलर टाइम होता है कि इस टाइम के बाद ही कोई भी एनिमल कैपेबल होता है कि वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर पाए। तो उसके लिए हम क्या है वेरियस स्टेजेस ऑफ लाइफ से गुजरते हैं। कोई भी एनिमल पैदा होते ही नहीं कैपेबल हो जाता है कि वो रिप्रोडक्शन करना स्टार्ट कर दे। सीरीज ऑफ टाइम पास होते हैं, उसके बाद वो कैपेबल हो पाता है। तो जैसे कि हम एडल्सेंस पीरियड को जानते हैं जिसमें हमारा नॉर्मल प्यूबर्टल चेंजेस आते हैं, हार्मोनल चेंजेस आते हैं। तो इसी तरह क्या है कि 3 फेजेस ऑफ जैसे कि एडल्सेंस होते हैं, 3 फेजेस ऑफ एडल्सेंस पीरियड को बांटा गया है। सबसे पहले क्या है कि 11 to 14 ईयर्स का अगर बात करें, क्योंकि इससे पहले अगर है तो पहले बच्चा चाइल्ड होता है, चाइल्ड के बाद चाइल्डहुड वो क्रॉस करेगा तब ना उसमें ये एडल्सेंस पीरियड एंट्री करता है। तो सबसे पहले क्या है कि एडल्सेंस का जो पीरियड स्टार्ट होता है, मान लो कि 11 to 14 ईयर्स का जब कोई भी बच्चा होता है तो उसमें रैपिड प्यूबर्टल चेंजेस देखने को मिलते हैं। मेल में अलग देखने मिलेंगे, फीमेल्स में अलग देखने मिलते हैं। मेल्स का जहाँ तक बात करते हैं तो उसमें क्या है कि मस्कुलर डेवलपमेंट होने लगता है, मसल्स का डेवलपमेंट ज़्यादा होने लगेगा। फिर वोकल कॉर्ड का, जैसे कि एडम्स एप्पल का डेवलप होना, वॉइस हैवी हो जाती है। फिर बॉडी हेयर्स आने लगते हैं, चेस्ट पे हेयर्स आने लगते हैं। तो ये सारे मेल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। उसके अगर ए में देखेंगे तो फीमेल्स का होगा तो अदर कैरेक्टरिस्टिक चेंजेस आते हैं, जैसे कि वॉइस पतली हो जाती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल का ऑकर होना, मेंस्ट्रुएशन ऑकर होना बॉडी में, उसके बाद ब्रेस्ट डेवलपमेंट। तो ये सब फीमेल के कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाता है।
उसके बाद अगर 14 टू 16 ईयर्स का देखा जाए तो उसमें ऑलमोस्ट इस एज तक प्यूबर्टल चेंजेस नियरली कंप्लीट हो जाते हैं किसी भी मतलब बॉडी में, आइदर इट इज़ मेल और अ फीमेल। और 60 टू 18 ईयर्स का एज अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट जो बच्चा अभी तक एडल्सेंस पीरियड में था वो टॉपिकली मतलब टिपिकल एडल्ट स्टेज में आ जाता है, मतलब अर्ली एडल्टहुड में एंट्री कर देता है। उस वक्त क्या है कि एनसीईआरटी में रिमार्केबल डिफरेंसेस का बात किया गया कि मेल्स में भी देखने को मिलते हैं, फीमेल्स को भी देखने को मिलते हैं। तो ऐसे फिजियोलॉजी देखोगे तो कोई भी डायरेक्टली बता देगा कि ये मेल्स है और फीमेल्स है। कुछ आंतरिक तौर पे भी चेंजेस दोनों में डिफरेंस देखने को मिलते हैं। जैसे कि अगर मेल्स है तो एनसीईआरटी में ऑलरेडी मेंशन है कि मेल्स जो होते हैं वो 60 के एज क्रॉस भी कर लेंगे, यानी ओल्ड एज भी अगर होते हैं तो उनमें स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेसेस यानी फॉर्मेशन, स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म, वो प्रोसेस उनमें तब भी कंटिन्यू रहती है। इंस्टेड अगर फीमेल्स में देखा जाए तो फीमेल्स के क्या है कि एट द एज ऑफ 45 टू 50 ईयर्स के एज में जब वो रहती हैं तो उनका ओव्यूल्यूशन स्टॉप हो जाता है, जिस प्रोसेस को हम लोग मीनोपॉज बोलते हैं। उसमें फिर कैरेक्टरिस्टिक्स चेंजेस देखने को मिलती है बॉडी में, फिर ये बिहेवियर चेंज आ जाता है फीमेल बॉडी में, लाइक जल्दी गुस्सा आ जाना, गर्मी लगना, फिर ओस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम हो जाना। लाइक ओस्टियोपोरोसिस वो होता है जिसमें बोन डेंसिटी कम होने लगती है, इस वजह से वो ज़्यादा वीक उनकी बोन हो जाती है, तो थोड़ा सा भी चोट लगने से ज़्यादा डैमेज हो जाता है, फ्रैक्चर आ जाता है। और भी सीवियर चेंजेस होते हैं बॉडी में, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, कुछ कुछ में एकदम आवाज़ भारी हो जाती है। फिर देखेंगे तो किसी किसी में फेशियल हेयर्स भी आने लगते हैं आफ्टर द मीनोपॉज। तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं। उसके बाद है कि एनसीईआरटी बुक में कुछ सीक्वेंस की भी बात की गई है कि सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स कुछ होते हैं जो कि रिप्रोडक्शन प्रोसेस में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, मतलब इसी इवेंट्स को ही जरिए इस इवेंट्स के जरिए रिप्रोडक्शन प्रोसेस होता है। सभी में होता है, ऑलमोस्ट यही सारे प्रोसेसेस होते हैं, पर यहाँ पे ह्यूमन रिप्रोडक्शन में वो इवेंट्स की बात की गई है। क्या क्या इवेंट्स हैं, तो सबसे पहले इवेंट्स है गैमेटोजेनेसिस है, कि दोनों में फॉर्मेशन ऑफ द गैमेट्स होंगे, मेल हो या फीमेल हो दोनों में फॉर्मेशन ऑफ द गैमेट्स तो होंगे। जैसे इसमें टेस्टिस से बनेगा तो गैमेट क्या होगा, मेल गैमेट बनेगा, फिर वहाँ पे फीमेल गैमेट्स बनेगा। तो ये सारी चीज़ें हो गई कि स्पर्म का फॉर्मेशन हो गया मेल बॉडी में और फीमेल बॉडी में आपका ओवम का फॉर्मेशन हो गया। फिर बात आता है सेकेंड इवेंट का, जो कि इंसेमिनेशन प्रोसेस होता है। इंसेमिनेशन क्या है, जब मेल फीमेल बॉडी में अपने सीमेन को डिपॉजिट करता है, मतलब ट्रांसफ़र करता है, एक तरह से बोलेंगे कि ट्रांसफ़र करके तो डिपॉजिट करेगा। तो ट्रांसफ़र ऑफ द स्पर्म और द सीमेन इनटू द फीमेल बॉडी, इस प्रोसेस को इंसेमिनेशन बोलते हैं हम लोग। फिर आता है थर्ड इवेंट या थर्ड स्टेज, मतलब थर्ड प्रोसेस, जिसको बोलेंगे फर्टिलाइजेशन। मान लो गैमेट बन गया, गैमेट का ट्रांसफ़र भी हो गया, तो अब दोनों को मिलना होगा आपस में। तो ये होता है फेलोपियन ट्यूब में एम्पुलर रीजन में, जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है एग का और स्पर्म का, दोनों का। तो फर्टिलाइजेशन हो गया। फिर आता है इम्प्लांटेशन। तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद एक ब्लास्टोसिस स्टेज आती है, जब जाइगोट बनने के बाद ब्लास्टोसिस स्टेज में एंटर करता है, थोड़ा डेवलप होके उसके बाद क्या होता है कि वो यूटेरस वॉल तक मूव करता है, सीलिया के थ्रू मूवमेंट उसका होता है। मूव करके क्या करेगा कि वो यूटेरस का एक वॉल पे जाके अपने आप को अटैच कर लेगा और फिर यूटेरिन वॉल भी उसको कवर अप कर लेगी। तो इस प्रोसेस को टोटल बोलेंगे तो इम्प्लांटेशन हो जाएगा। फिर वहीं पे उसका स्टेज वाइज ग्रोथ होगा, जिस प्रोसेस को हम लोग जेस्टेशन पीरियड बोलते हैं, जो कि गर्भकाल का पीरियड रहता है, जो कि 9 मंथ किसी भी फीमेल में, हीमल बॉडी मतलब ह्यूमन फीमेल में 9 मंथ का वो पीरियड रहता है, जो कि गेस्टेशन पीरियड रहता है। और उसके बाद फिर डिलीवरी ऑफ द बेबी हो जाता है, जिसको पार्टुरेशन प्रोसेस बोला गया है, मतलब मेडिकल टर्म पार्टुरेशन उसका दिया गया है। चलो एक बार एनसीईआरटी भी पढ़ लेते हैं कि वो ये सारी बातें बोलती हैं कि नहीं, क्योंकि ये सारी बेसिक जो फर्स्ट इंट्रो पार्ट है वो यहाँ तक कवर हुआ। अब एक बार रीडिंग मार लेते हैं। As you are aware, humans are sexually reproducing and viviparous. The reproductive events in humans includes formation of the gametes, the gametogenesis, then sperms in males and ovum in females. उसके बाद then transfer of sperms into the female genital tract, that is insemination, and the fusion of the male and the female gametes, fertilization, leading to a formation of a zygote. This is followed by formation and development of blastocyst, and its attachment to the uterine wall is implantation. तो यहाँ तक तो हो गया। उसके बाद एम्ब्रॉनिक डेवलपमेंट को हम लोग गेस्टेशन बोलते हैं, एंड डिलीवरी ऑफ द बेबी इज पार्टुरेशन। फिर एनसीईआरटी बोलती है कि यू हैव लर्न दैन दिस रिप्रोडक्टिव इवेंट्स ऑकर्स
आफ्टर प्यूबर्टी। हम पहले से ही पढ़े हुए हैं कि ये सारे इवेंट्स जो है कि प्यूबर्टी के बाद ही होते हैं। There are remarkable differences between the reproductive events in the male and in the females. For example, sperm formation continues even in old men, but formation of ovum ceases in women around the age of 50 years. Let us examine the male and the female reproductive system in humans. तो इसके बाद का पार्ट नेक्स्ट वीडियो।